नाजरीन, मैं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत मुबहिम सा माहौल बना हुआ है। ना सिंध पुलिस कोई क्लियर स्टांस पेश करने में कामयाब हुई है, या जो है ये पहले से डिजाइन था कि ऐसा होना है, ऐसा करेंगे। आप क्या समझते हैं, आपका अपना तजिया क्या है सर? पुलिस को मैं ये समझता हूँ कि इसको पॉलिटिकल नहीं, अब इसको वाकई थारोली करना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और रियल जो दिफात हैं उसको किया जाना चाहिए। ये दरअसल पीडीएफ की कामयाबी है। अभी तो हमने ये दूसरा जलसा था और दूसरे जलसे के कामयाबी से इतने बुखला गए हैं कि वो गिरफ्तारियों पे उतर आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनीफ रहमान प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हस्ब रिवायत हमारे प्यारे दोस्त प्रोग्राम के को होस्ट जनाब रशीद साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आखिर तक तो मैं आपका इंतज़ार करता रहा, आप थे नहीं, तो मुझे डर लगा कि शायद आप भी जो सियासी हलचल है उसकी नज़र हो गए। शुमाली इलाकाजात के सैर पे गया हूँ। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। तो कैसा रहा शुमाली इलाकाजात का सफ़र? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उसकी नौबत तो नहीं आई, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा, और चलिए वो तो होती रहेगी बात। मैं समझा कि हो सकती है जो हलचल है, सियासी हलचल, आप कहीं उन जो हलचल वो आप पर भी असरअंदाज हुई है। ये बताएं आज हम क्या बात करेंगे? आज तो जाहिर है आपने हनीफ साहब शुरू में यही बात छेड़ दी है, तो इससे बड़ी सियासी बहस और हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए इससे बड़ी कोई बड़ा टॉपिक तो हो ही नहीं सकता। अपोजिशन की जो तहरीक है उस पे बात करेंगे और आज उसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की गिरफ्तारी और ज़मानत पर रिहाई, उस पे बात कर लेंगे। अच्छा, एक जगह लिखा हुआ मैंने पढ़ा और बड़ा दिलचस्प जुमला था, शायद आप इत्तेफाक करें या ना करें, बहुत से लोग शायद इत्तेफाक कर भी लें, कि कैप्टन सफदर वाहिद कैप्टन है जो गिरफ्तार भी हो जाता है जो जिन्हें पकड़ भी लिया जाता है और जिसको अच्छी खासी दुर्गत भी बना दी जाती है। नहीं, वक्त वक्त की बात होती है। यहाँ पे किसी के बारे में भी ख़त्मी तौर पे आप नहीं कह सकते। यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल जी, जर्नैलों के बारे में भी आप नहीं कह सकते, फ़ौजी अफसरान के बारे में भी नहीं कह सकते, और सिविलियन के बारे में तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। आईजी साहब का मामला, सिंध के आईजी साहब का मामला हमारे सामने है। क्या है कि आपकी इतलात क्या है? माशाल्लाह आप तो बड़ी मतलब आपकी जो चिड़िया और चील और कव्वे और कबूतर तो आपकी हर जगह नहीं, होते हैं। हमारी तो चिड़िया और चील सारे उड़ गए हैं। आप हनीफ साहब बहुत बाखबर है, लेकिन आप छेड़ना चाहते, तो हम तो वही इतलात जो अभी तक हमें पहुंची है, जिन पे आज मौलाना फजल रहमान साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने, उन्होंने जो बातें की है, और जो हमारी सीनियर जर्नलिस्ट है, जिस तरह उनकी तरफ से जो बातें कराची से हमें पहुंची हैं, तो यही है कि एक बहुत मुबहिम सा माहौल बना हुआ है। ना सिंध पुलिस कोई क्लियर स्टांस पेश करने में कामयाब हुई है कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, ना सिंध गवर्नमेंट अभी तक कोई हमें बता सकी है कि असल मामला क्या है, और वफाकी सतह पे तो कन्फ्यूजन मौजूद ही है कि वफाकी हुकूमत का इसमें क्या रोल मरियम रहा ने है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कह दिया ना कि बाकायदा मतलब एक ज़बरदस्ती एक चीज़ लिखवाई गई, कराई गई, बहुत बड़े ऑफिसर को जो है वो उनको प्रेशराइज किया गया। तो इतनी बड़ी बात वो मतलब इतनी गैर नहीं, जिम्मेदारी ज़ाहिर है ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब की सुबह मैंने ख़ुद उनकी गुफ्तगू सुनी, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है, कुछ हमारे यार दोस्त उनको डीप स्टेट का नुमाइंदा कहते हैं, तो डीप स्टेट की डिफिनेशन भी अभी हमारे सामने आ चुकी है। हिलरी क्लिंटन ने हमारी मुश्किल आसान कर दी कि डीप स्टेट कहते किसको है या क्या किस चीज़ का नाम है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो बाकायदा मुराद अली शाह साहब का नाम लेके ये बात कही है कि आईजी सिंध को रात बल्कि सुबह सवेरे 4 बजे उनके घर से उठाया गया और उनको बुलाया गया। उन्हें ये बात समझाई गई कि कैप्टन सफदर साहब ने जुर्म किया है, मज़ार कायद की तक़द्दुस को पामाल किया है,
और उसको जेल के सलाखों के पीछे उसको पाबंद सलासिल किया जाए, और उसकी तामील भी हो चुकी है और अब तो अदालती एक कार्रवाई मुकम्मल हुई है। मुकामी अदालत ने कैप्टन सफदर साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन जो FIR वक़ास साहब ने एक शहरी जो है और जो उसके बारे में उनकी शनाख्त तो हो चुकी है जी माशाल्लाह से। शनाख्त भी हो चुकी है और मरियम नवाज साहिबा ने उस पर बहुत और भी संगीन कॉन्फ्रेंस इल्ज़ामात में लगा उन्होंने दिए खुल कि के बात की इस हवाले से। खुद वो भी ये बहुत इश्तिहारी sensitive उन्होंने मामला लगता है, क्योंकि इश्तिहारी कहाँ का इश्तिहारी, दहशतगर्दी की अदालत का इश्तिहारी, वहाँ से जी। मफरूर। तो वो तो खैर उनकी अभी ये बात साबित शुदा भी नहीं है और इल्ज़ामात ही दोनों साइडों से लग रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही ना कि यहाँ पे किसी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो रियासत पाकिस्तान है, अब क्या अगर हम समझते हैं ये मज़ार की जो तक़द्दुस है पामाली उसकी हुई है? क्योंकि हमने माजी में काफ़ी देखा है रशीद साहब के साहब, आप देखें काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ नारेबाजी भी करते हैं, तकारीर भी करते हैं, दुआ के लिए भी जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद नारेबाजी से कोई परेशानी नहीं हुई, एक जुमला था जो जिसकी वजह से शायद परेशानी हुई होगी, और वो ये था कि मादर मिल्लत जिंदाबाद। जी हनीफ साहब, गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हुआ ना, वो जो स्पेशली मज़ार कायद के अहाते में जो हुआ और उसके बाद जो भी इक़दामात हुए, जिस अंदाज से कैप्टन सफदर साहब की गिरफ़्तारी हुई है, फिर ज़मानत पर उनकी रिहाई जो हुई है, ये सारा अमल ना समझ में आने वाली बात है। लेकिन आपने बात की तक़द्दुस की पामाली के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल तक़द्दुस पामाल, कब्र चाहे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना साहब की हो, कब्र किसी आम शहरी की हो, कब्र की अपनी एक तक़दीस होती है, एक तक़द्दुस होता है। मकबरा की, मज़ार की अपना उनके एक तक़द्दुस का तकाज़ा होता है। वहाँ पे नारेबाजी करना, माँ सिवा फ़ातिह ख़ानी के अलावा कोई भी इक़दाम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अखलाक़ी तौर पर बेहैसियत मुसलमान हम ये समझते हैं कि कब्र का अपना एक तक़द्दुस है। लेकिन माजी में तो ये PTI की जानब से भी होता रहा है ना ये सारी चीज़ें। देखिए ये जवाज़ नहीं है किसी गलत काम के लिए हनीफ साहब, ये जवाज़, हरगिज़ जवाज़ बिल्कुल, नहीं है और कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। मज़ार कायद के हवाले से जो स्पेशल एक्ट सिंध हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया है 1971 के बाद, वही उसी 1977 में, उसके तहत ये कम से कम उस एक्ट की 3 शक्लों की सरीख खिलाफ वर्जी है। आप और बात जारी रखिएगा। इस वक्त कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे प्यारे दोस्त इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। इम्तियाज़ फरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब, आपने वक्त दिया। सर ये फरमाइएगा, ये जो आज कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो आप क्या समझते हैं ये जो जलसा हुआ है कल बहुत बड़ा, ये उसका रद्द-ए-अमल था? मतलब वो जलसे की वजह से इतनी परेशानी हुई हुकाम को कि उन्होंने गिरफ्तार किया, या वाक़ईतन मज़ार के तक़द्दुस की पामाली हुई थी, या जो है ये पहले से डिज़ाइन था कि ऐसा होना है, ऐसा करेंगे? आप क्या समझते हैं, आपका अपना तजिया क्या है सर? देखिए पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी हुआ है वो PDM के या मुस्लिम लीग नून के हक में गया है, क्योंकि आज कराची हमने ये देखा कि हमें इतनी कॉल्स आई हैं बाहर से दोस्तों की जो मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इसका मतलब है कि पूरा इंटरनेशनली कराची आज हॉट रहा, और उसमें मरियम और सफदर ईवान जो हैं वो एक यानी मौजू बने रहे, पॉलिटिकली उनको फायदा हुआ। अब दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन था। देखें, अगर हम हामिद मीर साहब के ट्वीट को देखें तो ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अभी तक उसकी कहीं से कोई तरदीद नहीं आई है। अगर तस्दीक नहीं आई है तो उसकी तरदीद भी कहीं से नहीं आई है। और उसके विटनेसेस जो हैं वो बड़े यानी कि हम उनको के प्रोमिनेंट लोग हैं, जो प्रोमिनेंट इदारे हैं और लोग हैं जो उसके जो जिनको एड्रेस किया गया है, जिनका रेफरेंस दिया गया है। अब बात यह है कि जो हमारे जो भाई यहाँ मौजूद हैं वो ये बात कर रहे थे किसी बात को रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही है कि कोई और गलती किसी ने की हो, कोई और बुराई की हो, रेफरेंस नहीं दिया जा सकता, न देना चाहिए, ये अपनी जगह बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसलिए हवाले दिए जाते हैं क्योंकि ये जो ये बात कर रहे हैं वो ये इनके अपने दोस्त की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये बात की जा रही है, वो ये कहते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हम सबसे आला हैं, हम सबसे ब्राइट हैं, हम सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, हम रियासत मदीना के रखवाले हैं,
रियासत मदीना के को अमल दरामद कराने, इसलिए रेफरेंस दिए जाते हैं कि ऐसा होता रहा है। एक्ट की खिलाफ वर्जी एक अलग चीज है और उसमें जो सेक्शन शामिल किया जाना वो एक अलग चीज है। अब ये जो इदारे हैं हमारे तहकीकाती, पुलिस को मैं ये समझता हूँ कि इसको पॉलिटिकल नहीं, अब इसको वाकई थॉरोली करना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और रियल जो दिफात हैं उसको किया जाना चाहिए। इम्तियाज साहब आप खुद बहुत बाखबर साफ हैं, आप चीज़ों को बहुत गहराई से देखते हैं, आपके तज्जियात और आपके तज्जिए तबसरे हम सुनते रहते हैं। आपकी अपनी इंफॉर्मेशन क्या है? ये जो बात की जा रही है कि शायद आईजी साहब को प्रेशराइज किया गया और ज़बरदस्ती एक चीज़ करवाई गई, तो आपकी इतलात क्या है इस हवाले से? तरदीद नहीं आई कोई अभी तक। ये बड़ा अहम नुक्ता है। बिल्कुल, अगर ऐसा ना हुआ होता तो अब तक तरदीद आ चुकी होती। बिल्कुल, मैं और आप ये बात करेंगे ना तो अभी मेरे और आपके पीछे लग जाएंगे सारे। हम ये कह रहे हैं तरदीद नहीं आई जिन्होंने कहा है, ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल चल रही थी, ये एक एप्लीकेशन देने के बाद वेट भी किया जा सकता था। हमारी अगर पॉलिटिकल इसको एनालाइज करें तो पॉलिटिकली इसके लिए एप्लीकेशन देने के बाद एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाई जा सकती थी टिल के कोई इनिशिएटिव न लिया जाए। ये खुद पीटीआई के फेवर में रहता, लेकिन पहले शायद उनके जहन में कुछ और था। रात भर खड़े रहे, रात भर मौजूद रहे पीटीआई के लोग कि नहीं जी हमने एफआईआर कटवानी है, और बड़े बड़े नाम थे उस एफआईआर में। मरियम सफदर साहिबा का नाम है, मरियम औरंगजेब साहिबा का नाम है, और ये सारी चीजें यानी कि काफी सारे बड़े बड़े नाम है। खुद जुबैर साहब भी वहां पे फोटेजेस में बड़े बड़े लोग देखे जा सकते हैं। पहले तो शायद इनकी कोशिश थी कि हम पॉलिटिकली फायदा, लेकिन वो कहते हैं ना कि उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। लेकिन सुबह ये मामला बिल्कुल चेंज हो गया। पहले तो अगर ये सिर्फ एप्लीकेशन देने के बाद उसको पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे रखते तो शायद महीनों चला पाते। अब मसला ये है कि जो एफआईआर में जो वकास साहब का नाम आया है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक पीटीआई के लीडर हैं, जब पार्लिमानी लीडर की हैं, हलीम आदिल शेख साहब के भांजे हैं। और उसके ऊपर एक हलीम आदिल शेख साहब ने वजाहत भी की है, जिनके बारे में मरियम साहिबा ने कहा कि ये उसमें दहशतगर्दी के दफात में। हलीम आदिल साहब ने जो डिफाइन किया है एफआईआर को, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चालान चूंकि एटीसी के अंदर किया गया है, 7A के तहत किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चालान किया गया है। तो मरियम साहिबा ने इस बात को कहा, तो ये अगर ये पॉलिटिकली रखा, वो कहते हैं ना बंदा जब गुस्से में आ जाता है और बंदा जब ये बात होती है तो गलतियों पे गलती करता है। अगर ये सिर्फ पिटीशन सुबह तक क्यों रहे, इससे पहले कभी किसी बात पे पीटीआई के ओहदेदारान या अरकान असेंबली इस तरह नहीं रहता आने के सामने। सुबह जाके शाम की दीवी, रात की दीवी, सुबह जाके एफआईआर होती है तो बहुत सारी बातें जन्म। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने इम्तियाज खान साहब। ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम के जो जमातें हैं उनके दरमियान एक दरार डालने की कोशिश की गई। ये बताइए क्योंकि अगर ये जी बताइए पूछे, ये बताइए, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप बहुत करीब से आप देखते हैं, वो आपके दोस्त भी हैं, आपके साथ उनके रवाबित भी होते हैं सहाफत के हवाले से, वो आपको खबर वगैरह भी शेयर वगैरह आपसे करते रहते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बार बार तासुर दिया जा रहा है कि जी पीडीएम की जो तहरीक है इसमें शायद पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को वो उस तरह का साथ इनका ना हासिल हो सके जो कि होना चाहिए। तो आप इनके लबोलहजे से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से जब आपकी मुलाकात होती है, उनके लबोलहजे से, उनकी इरादों से आप क्या अखज़ करते हैं, क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि क्या इसके लिए कहते हैं कि माजी एक आपको तजर्बा देता है जी, और कोई इवेंट आपको तजर्बा देता है। माजी में आप MRD की बात कर लें जी, ARD की बात कर रहे हैं, और खुद इमरान खान साहब के हवाले से मैं APDM का हवाला दूंगा जी, जो कि लंदन में फॉर्म हुई थी, और जब ये मिसाके जमहूरियत हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी हम विटनेस हैं, और ये APDM के भी हम विटनेस हैं। जब APDM बनाई गई थी तो APDM में इमरान खान साहब के साथ फजलुर रहमान साहब भी थे। लोग बोलते हैं ना, ये PTI वाले जो बातें करते होते हैं कि जनाब ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए, फला ने पहले कहा था। तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो नवाज शरीफ की क़यादत में बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे।
जब नवाबजादा साहब का इंतकाल हो गया उसके बाद। बिल्कुल, वरना तो दुरुस्त। नवाब साहब जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती थी तो पीपल्स पार्टी ये सारे इकट्ठे होते थे। एपीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे और ये लोग भी शामिल थे, उस वक्त हुए थे। पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, मखदूम अमीन फहीम साहब शामिल हुए थे उसमें, अटेंड किया था उस इजलास को। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और उसके हवाले से चूंकि एमक्यूएम का एक उस वक्त मसला आया था तो फजलुर रहमान साहब, ये इमरान खान साहब, ये सब साथ थे। उस वक्त भी यही तज्जिया किया जाता था कि फजलुर रहमान और इमरान खान कैसे चलेंगे, इमरान खान और पीपल्स पार्टी कैसे, ये नून कैसे चलेगी। बाद में नून भी आपने देखा कि जब बेनजीर साहिबा ने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके ऊपर ये बहुत इन्होंने गुस्सा किया था, वरना तो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे, ये इमरान खान साहब खड़े हुए थे, फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े हुए थे। तो ये होता है इत्तेहाद में, चूंकि मुख्तलिफ तर्जीहात रखने वाली जमातें हैं तो वो ये होता है और होगा। इलेक्शन में सब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे और लड़ना चाहिए, लेकिन वन पॉइंट एजेंडा इस वक्त यही है। तो अब ये जो बोलते हैं कि जनाब ये लुटेरे और ये करप्ट और ये सब एक साथ हो गए, ये माजी में हर इत्तेहाद के बारे में ये बातें कही जाती रही हैं। हर जब वो सैफुर रहमान साहब थे जिन्हें वो कहा जाता था उन्हें जो ये नेब के हवाले से, बिल्कुल, तो उस वक्त भी यही बातें होती थी। तो ये कोई वो नहीं है कोई कि जी सब इकट्ठे हो जाएंगे और सब इकट्ठे होते रहे। इमरान खान भी कई 1 से 2 इत्तेहादों का हिस्सा रहे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, एआरडी का भी हिस्सा रहे वो। और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि ये चोर सब अपनी चोरी छुपाने के लिए एक साथ जमा। बात ये है कि चोर दोनों तरफ है। अगर इत्तेहाद में कहा जाए जी कतई कलामी की माजरत, मैं जानना चाहूँगा, एक तो आप अगर आपके पास कोई ख़बर है इस हवाले से कि गुज़िश्ता 24 घंटे के बाद सिंध गवर्नमेंट, अगर सईद गनी साहब की बात हम दुरुस्त तस्लीम करें कि सिंध गवर्नमेंट इस कैप्टन सफदर साहब की गिरफ़्तारी के मामले से बेखबर रही है या लाताल्लुक़ रही है, अगर ये बात दुरुस्त है तो आप के पास क्या ख़बर है अभी तक, या आप अपना तज्ज़िया हमें दे दीजिएगा अगर ख़बर नहीं है कोई इस हवाले से। सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक आईजी सिंध से ऑफिशियली कोई बास पुरस की है या कोई एक्शन लिया है? जिस तरह सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये जी सिर्फ ये केस नहीं है भाईजान, कई केस गिनवाए जा सकते हैं कि जिसमें नहीं पता होता। अच्छा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सिंध की सियासत जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है, बलोचिस्तान की सियासत बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारी चीजें होती हैं। इंसान बहुत, वो कहते हैं ना कि किसी से बहस करके जीतने से बेहतर ये है कि आप खामोशी इख्तियार कर लें। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए, शरीयत में भी कहा जाता है और मुमलिकत में भी ये बात कही जाती है। तो ये बातें सब लेकिन सामने होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं नहीं, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को डॉलर के बढ़ने का टीवी से पता लगे, बड़े बड़े वाकयात का जब टीवी से पता लगे, तो इस पे हम किस बहस की तरफ जाएंगे कि यार ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि इसको ये टीवी से पता लगता है कि जनाब डॉलर बढ़ गया, फला चीज ये हो गई, फला गिरफ्तार हो गया। तो ये होता है, स्टेट की जो उमूर होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ढकी चुकी होती है, बहुत सारी। और मैं एक बात और याद चलते चलते कहूं कि इस वक्त अपोजिशन से ज्यादा हमारे मुकद्दस इदारों को बदनाम खुद हुक्मरान कर रहे हैं। वो इशारतन कहते हैं, ये नाम लेते हैं आकर। फिर आपको याद होगा जब ये फॉर्म 45 की बात आ रही थी और जब उस वक्त बात होती थी तो ये चैलेंज किया करते थे हुकूमत के लोग, पीटीआई के लोग, ये चैलेंज करते थे, भाई हिम्मत है तो नाम बताओ किसने फॉर्म 45। और अब नाम बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इम्तियाज फरहान साहब, इन्होंने खुद नाम ये सामने लेकर आए। बिल्कुल, इम्तियाज फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने तफसीली वक्त दिया। ये तो जी कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट सीनियर साफी तज्जियाकार इम्तियाज फरहान साहब। छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती है और साफी साहब का तज्जिया लेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। छोटी सी ब्रेक।